हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 6, जरा तुम्हारे हुस्न का दीदार कर लिया जाए। ओबरॉय पैलेस। स्वरांश धुनकी के होठों को अपने होठों में लिए उसे पैशनेटली किस कर रहा था और धुनकी की आंखों से आंसू छलक उठे थे। आज पहली बार कोई लड़का उसे इस तरह से किस कर रहा था। आज तक उसने कभी किसी को अपने करीब भी नहीं आने दिया। उसके हाथ स्वरांश के सीने पर थे। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वरांश उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अचानक ही वहां पर हॉर्न बजा तो स्वरांश ने एक झटके से धुनकी के होठों को छोड़ा। वो पलटकर दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहां से एक गाड़ी ओबरॉय पैलेस के अंदर की तरफ आ रही थी। वो गाड़ी स्वरित की थी। स्वरित को इतनी रात बाहर से ओबरॉय पैलेस आते देख स्वरांश हैरान हुआ। तभी उसकी नजर वापस धुनकी पर गई, जिसके होंठ एकदम गहरे लाल हो चुके थे और वो रोते हुए उसकी तरफ देख रही थी। तभी स्वरित वहां पर आया और बोला, तुम दोनों यहाँ पर। ये बोलते हुए उसकी नजरें धुनकी पर थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो तुरंत परेशान होते गए बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? धुनकी ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोली, किसी ने कुछ कहा नहीं, बल्कि किसी ने मुझे काट लिया। स्वरित हैरानी से बोला, क्या मतलब किसी ने तुम्हें काट लिया? किसने काटा तुम्हें? तुम्हारे लिप्स भी काफी रेड लग रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? धुनकी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, एक बहुत बड़ा कीड़ा था, जंगली कीड़ा। उसने काट लिया मुझे। मन तो कर रहा है कि उस जंगली कीड़े की गर्दन दबा दूं, एक थप्पड़ लगाऊं उसे, ताकि उसे अपनी बदतमीजी का एहसास हो सके, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे कीड़े तो दुनिया में बहुत है, किस किस को सबक सिखाऊंगी मैं। खैर मैं चलती हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर वो तुरंत वहां से अंदर की तरफ चली गई। वहीं उसके मुंह से अपने लिए कीड़ा शब्द सुनकर स्वरांश का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। तभी स्वरित ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो वो एकदम से नॉर्मल हुआ। स्वरित उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये धुनकी की बातों का मतलब तुम्हें समझ में आया क्या? क्या बोल रही थी वो? कीड़ा? हमारे ओबरॉय पैलेस में कब से कीड़े घूमने लगे, और वो भी जंगली? यहाँ पर तो डेली स्प्रे की जाती है। एक मच्छर तक नहीं आता तो फिर कीड़ा कैसे आ सकता है? वेट, मैं अभी गार्ड्स से पूछता हूँ। ये बोलकर वो गार्ड्स की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी स्वरांश उसे रोकते हुए बोला, रहने दीजिए ब्रो। आप तो जानते ही हैं इन मिडिल क्लास लड़कियों को, इन्हें वैसे भी बात का बतंगड़ बनाने का शौक होता है। आप फिक्र मत कीजिए, हमें वैसे भी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्वरित तुरंत बोला, कैसी बातें कर रहे हो तुम स्वरांश? वो हमारी मेहमान है, हमारे घर में रह रही है वो। प्रियांशी की वेडिंग वो ऑर्गेनाइज कर रही है, तो हमें उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। स्वरित की बात सुनकर स्वरांश ने कुछ नहीं कहा। वो गहरी सांस लेकर बोला, मुझे नींद आई है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ चला गया और स्वरित उसे जाते हुए देखने लगा। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, लगता है दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है और शायद स्वरांश ने धुनकी को कुछ कह दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं कल बात करूंगा उससे। अच्छी लड़की है वो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। वही धुनकी अपने रूम में आई और आते ही उसने अपने होठों को रगड़ना शुरू कर दिया। स्वरांश के होंठ अभी भी उसे अपने होठों पर महसूस हो रहे थे। वो वॉशरूम में गई और ना जाने कितना ही टाइम वो अपना मुंह धोती रही, लेकिन वो एहसास उसके मुंह से जा ही नहीं रहा था। हार कर वो वापस बिस्तर पर आई और बेड पर लेट कर रोने लगी। वो रोते हुए बोली, पहले ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं है और ऊपर से इस स्वरांश ओबरॉय ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कल कह दूंगी मैं प्रियांशी से कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। उसका जंगली भाई मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे उसकी वेडिंग ही ऑर्गेनाइज करनी है, ना तो वो मैं कहीं से भी रहकर कर सकती हूँ। वैसे भी काम तो सारा डेकोरेशन वालों ने करना है, या फिर कैटरिंग वालों ने। मुझे तो बस उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने हैं, जो मैं कुछ ही देर में देकर चली जाया करूंगी। ये बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी।
कब आंसू साफ करते करते वो सो गई उसे पता नहीं चला। सुबह का वक्त। ओबरॉय पैलेस। धुनकी अपने बिस्तर पर आराम से सोई हुई थी, लेकिन तभी अचानक से उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे छू रहा है। कोई उसके पैरों को सहला रहा है और फिर अब उसका हाथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है। धीरे धीरे वो हाथ उसके थाई पार्ट पर आ रहा था और जैसे ही उसने वो हाथ अपने थाई पार्ट पर महसूस किया, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अगले ही पल वो हड़बड़ा कर अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसकी सांसें बेहद गहरी गहरी चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे छू रहा था, लेकिन अब उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखा तो दूर दूर तक उसे रूम में कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था। अब उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और बोली, पता नहीं कब मैं उन लोगों को सजा दिलाऊंगी। ये शायद उसी वजह से है जो मैं कभी कभी ये सब चीज फील करती हूँ कि कोई मुझे हाथ लगा रहा है। मुझे जल्द से जल्द मेरा मकसद पूरा करना होगा। उन लोगों को ऐसी सजा दिलानी होगी जो उन्होंने कभी सपने में भी ना सोची हो। उन्हें क्या लगता है वो इतना बड़ा गुनाह करके यूं ही बच जाएंगे? नहीं, बस एक बार मुझे पता चल जाए वो लोग कौन है, और उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। तभी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। वो एक बार फिर से दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने दरवाजा खोला तो सामने प्रियांशी खड़ी थी। प्रियांशी उसकी तरफ देखकर बोली, कब से दरवाजा बजाए जा रही हूं मैं, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं चला। अगले ही पल प्रियांशी ने अब उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तू मेरे साथ चल। ये बोलकर वो उसे बाहर की तरफ ले गई। प्रियांशी की इस हरकत पर धुनकी उसे रोकते हुए बोली, अरे क्या कर रही है तू? मैं अभी अभी उठी हूँ, शॉवर लेना तो दूर की बात, मैंने अपना मुंह तक नहीं धोया है। कम से कम मुझे फ्रेश तो होने दे। प्रियांशी तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। तू पहले मेरे साथ मेरे रूम में चल, तुझे पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये बोलकर वो उसे अपने रूम की तरफ ले गई थी। वहीं दूसरी तरफ धुनकी के रूम में तभी एक साया पर्दे के पीछे से बाहर निकला और फिर हल्का सा मुस्कुराया। उसकी नजरें उस बिस्तर पर थी जहां पर अभी धुनकी सो रही थी। वो उस बिस्तर पर आया और उसे अपने हाथों से छूने लगा। एक अजीब सी खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। वो उस बिस्तर पर लेटने लगा, लेकिन तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई दी तो वो तुरंत पीछे की तरफ हट गया। शायद कोई सर्वेंट वहां से गुजर रहा था। उस शख्स के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक उठी थी, लेकिन अब एक बार फिर से उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आई और वो उस बिस्तर से आ रही मनमोहन सी खुशबू को अपने अंदर समेटने लगा। वो चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, मैं तुम्हारे बिस्तर पर नहीं बल्कि बहुत जल्द ही तुम मेरे बिस्तर पर आओगी माय लिटिल फिगर। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर वो तिरछी मुस्कुराहट अब और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। वो तुरंत धुनकी के रूम से बाहर निकला और सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ धुनकी को लेकर प्रियांशी अपने रूम में आई और उसे बिस्तर पर रखा हुआ अपना आउटफिट दिखाने लगी। आज उसकी एंगेजमेंट थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, तुझे पता है मासी माँ ने मेरे लिए ये आउटफिट सिलेक्ट किया है, कैन यू बिलीव इट? ये आउटफिट यार कितना अजीब है। ये कितना पुराने जमाने का है। मुझे ये नहीं पहनना। तू प्लीज इसका कुछ करना यार। धुनकी हैरानी से बोली, लेकिन मैं इसका क्या कर सकती हूँ प्रियांशी? ये बेशक से तुझे पुराने जमाने का लग रहा है लेकिन ये काफी अच्छा है। अब तेरी मासी माँ ने इसे सिलेक्ट किया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रियांशी गुस्से से बोली, मतलब तू मेरी हेल्प नहीं करेगी? यार तू जानती भी है ये इवेंट ऑर्गेनाइजर बनने से पहले तू एक फैशन डिजाइनर थी। तू प्लीज कुछ तो कर यार। प्लीज मेरा ये आउटफिट ठीक कर दे, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। उसकी बात सुनकर धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, अच्छा ठीक है मैं ठीक कर देती हूँ इसे, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे। प्रियांशी खुश होते हुए बोली, पूरे 8 घंटे दिए तुझे, मुझे तो वैसे भी शाम से पहले रेडी नहीं होना, तो मुझे शाम तक इस आउटफिट की जरूरत नहीं। तू एक काम कर, तुझे अगर इससे रिलेटेड कोई सामान चाहिए होगा तो मार्केट भी चली जाना,
बेशक से ओबरॉय पैलेस की गाड़ी ले जाना तुझे भी आसानी रहेगी। धुनकी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराए और उस आउटफिट को लेकर अपने रूम में चली गई। उसकी नजरें उस आउटफिट पर थी। उसे ठीक करने के लिए उसे काफी कुछ चाहिए था, लेकिन वो सामान उसके पास नहीं था। उसे मार्केट तो जाना ही था। उस आउटफिट को साइड में रखकर अब वो तुरंत फ्लावर लेने चली गई। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश जिम एरिया से बाहर निकला और अपने रूम में जाने लगा। तभी उसकी नजर धुनकी के रूम में गई। वो उसके रूम में आया। कल जिस तरह से उसने उसे जंगली कीड़े का नाम दिया था वो अभी तक उसके दिमाग से गया नहीं था, लेकिन उसे धुनकी अपने रूम में कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो खुद से ही बोला, ये लिटिल फिगर कहाँ गई? तभी उसे वॉशरूम से पानी की आवाज आई। उसके चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, जब एक बार तुम्हें पूरा देख ही चुका हूँ लिटिल फिगर, तो बार बार देखने में क्या ही प्रॉब्लम है? जरा तुम्हारे हुस्न का दीदार कर लिया जाए। ये बोलकर उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंदर की तरफ देखा, तो अंदर धुनकी शॉवर के नीचे खड़ी थी और उसका पूरा बदन पानी से भीग रहा था। एपिसोड 7, तुम्हें बेड पर ले जाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ। ओबरॉय पैलेस। जैसे ही स्वरांश वॉशरूम के अंदर आया, उसकी नजरें धुनकी पर गई जो शॉवर के नीचे खड़ी थी और उसका पूरा बदन पानी से भीग चुका था। पानी की बूंदें उसके बदन पर सरकते हुए ऊपर से नीचे आ रही थी, जो उसे बहुत ही ज्यादा सेक्सी लुक दे रही थी। उसे देखते हुए स्वरांश का गला भी एक पल के लिए सूखने लगा था, लेकिन अगले ही पल वो तुरंत अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए आगे की तरफ बढ़ गया। वहीं धुनकी ने जैसे ही महसूस किया कि वॉशरूम का दरवाजा खुला है, उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। स्वरांश को अपने सामने देखकर उसके होश उड़ गए। वो गुस्से से चिल्लाई, तुम यहाँ? ये बोलते हुए वो हद से ज्यादा शॉक्ड थी। वो तुरंत टॉवल उठाने लगी, लेकिन जब तक वो टॉवल को हाथ लगाती, उससे पहले ही स्वरांश उसके बिल्कुल पास आ गया था और अगले ही पल उसने उसके चेहरे पर अपना हाथ रख दिया था, ताकि अगर धुनकी दोबारा चिल्लाए तो उसकी आवाज वहां से बाहर ना जाए। धुनकी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक स्वरांश की तरफ देख रही थी और स्वरांश की नजरें खुद ब खुद उसके चेहरे से होते हुए उसके कंधों तक और फिर उसकी गर्दन और फिर उससे भी नीचे जा रही थी। अगले ही पल धुनकी ने उसे जोर से धक्का दिया और अपने हाथों में पकड़ा हुआ टॉवल जल्दी से खुद पर लपेट लिया। स्वरांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसा भी क्या छुपा रही हो मुझसे लिटिल फिगर? पहली बात तो तुम में कुछ ऐसा देखने लायक है नहीं जो मैं निहार कर देखूं, और दूसरी बात अगर कुछ है भी तो मैं ऑलरेडी उसे देख चुका हूं। तो मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। धुनकी उसकी बात सुनकर दांत पीसते हुए बोली, कितने वाहियात इंसान हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या ऐसी बातें करते हुए? स्वरांश मुस्कुराया और अपना सिर ना में हिलाकर बोला, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बल्कि मजा आता है। धुनकी गुस्से से बोली, 100 बेशर्म मरे होंगे तब जाकर तुम एक पैदा हुए होंगे। स्वरांश तुरंत बोला, 100 नहीं लिटिल फिगर, 1000, एक्चुअली 1000 भी नहीं, लाखों। लाखों बेशर्म मरे होंगे तब जाकर इस बेशर्म स्वरांश ओबरॉय का जन्म हुआ होगा, पर तुम्हारे साथ तो बेशर्मी भी मैं नहीं कर सकता। एक्चुअली तुम्हारा फिगर मेरी चॉइस के हिसाब से नहीं है। ये बोलते हुए उसने धुनकी के क्लीवेज की तरफ देखा, जो टॉवल में लिप्त होने की वजह से थोड़े साफ नजर आ रहे थे। धुनकी का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा लाल होने लगा। पहले ही पानी की बूंदें जो उसके चेहरे पर ठहरी हुई थी, उसे खूबसूरत बना रही थी, और ऊपर से अब तो गुस्से में वो माशाल्लाह और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। लेकिन स्वरांश ऐसे शो कर रहा था जैसे वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, जबकि बात तो ये थी कि जब वो वॉशरूम के अंदर आया था तो एक पल के लिए वो भी धुनकी को देखता ही रह गया था। धुनकी जबड़े कसते हुए बोली, मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे में क्या कमी है और क्या नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कमी है वो है तमीज की, अक्ल की। काश भगवान ने तुम्हें पैसों की जगह पर थोड़ी तमीज और अक्ल दी होती तो आज तुम भी ढंग के इंसान होते। स्वरांश अगले ही पल उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, एक बार गलती करने के बाद लगता है उस सजा से तुम्हारा मन नहीं भरा, जो दोबारा मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो।
मेरे सामने जुबान चला रही हो। इस बार मैं सिर्फ वॉशरूम में नहीं आऊंगा लिटिल फिगर, तुम्हें बेड पर ले जाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ। ये बोलते हुए उसकी नजरें एक बार फिर से धुनकी के क्लीवेज तक गई तो धुनकी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। उसने जोर से स्वरांश को धक्का दिया और बोली, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की है। तुम खुद मेरे पास चलकर आए और मुझे मजबूर किया बदतमीजी करने के लिए। और एक बात बताऊं, मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा। तुम एक नंबर के जंगली कीड़े ही हो जो मेरे पीछे पड़ गए हो। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे, मेरा पीछा छोड़ दो, तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। उसकी बात सुनकर स्वरांश मुस्कुराया और बोला, अब कहीं जाकर मेरे दिल को सुकून मिला। अब अपनी ये औकात याद रखना कि तुम सिर्फ मेरे सामने हाथ जोड़ने लायक हो, मेरे सामने अपनी जुबान चलाने लायक नहीं। अब अगर तुमने दोबारा मेरे सामने कभी बदतमीजी से मुंह खोला तो इस मुंह को मैं एक बार फिर से वैसे ही बंद करूंगा जैसे कल किया था। समझ में आया लिटिल फिगर? ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से धुनकी के फिगर की तरफ देखा। धुनकी ने तुरंत खुद को दूसरी तरफ घुमा लिया। स्वरांश हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। धुनकी की आंखों में आंसू आ गए। वो स्वरांश के सामने एक बार नहीं बल्कि 2 बार पूरी तरह से बेलिबास हो चुकी थी। उसे तो किसी लड़के के सामने अपना दुपट्टा तक उतरना गवारा नहीं था, लेकिन यहाँ तो स्वरांश ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक बिना कपड़ों के 2 बार देख लिया था। ना जाने कितना ही वक्त वो यूं ही रोती रही और फिर खुद को संभाल कर बाहर की तरफ आई। उसने अपने कपड़े वगैरह पहने और कुछ ही देर में पूरी तरह से रेडी हो गई। अपने लिए ना सही लेकिन उसे प्रियांशी के लिए खुद को पूरी तरह से ठीक रखना था। आज प्रियांशी की एंगेजमेंट थी और उसे एंगेजमेंट की डेकोरेशन से लेकर उसकी ड्रेस तक सब कुछ संभालना था। ऐसे में वो खुद को बिखरने कैसे दे सकती थी? वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जा रही थी कि अचानक ही उसका पैर लड़खड़ाया, लेकिन वो नीचे गिरती उससे पहले ही स्वरित ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। धुनकी की सांस एकदम हलक में अटक गई थी। अगर वो उन सीढ़ियों से गिरती तो उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती। स्वरित उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आता मिस धुनकी, आप इतनी हड़बड़ाहट में क्यों रहती हैं? कल रात भी आप गिरने वाली थी और आज भी। हर बार मैं तो आपको संभालने के लिए आपके आसपास नहीं रह सकता ना? अगर ऐसे में आपको चोट लग गई तो? उसकी बात सुनते हुए धुनकी बस उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में उसे एक अलग ही अट्रैक्शन सी महसूस हो रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर ओबरॉय मेरी 2 बार हेल्प करने के लिए, लेकिन आइंदा मैं अपना ख्याल खुद ही रखूंगी। आपको मेरे आसपास रहने की जरूरत नहीं होगी। ये बोलकर वो थोड़ा सा हंसी। स्वरित उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? कुछ खास काम? आप कहे तो मैं आपके साथ चलूं। आपकी हेल्प हो जाएगी। आई मीन आप काफी परेशान लग रही है, शादी के कामों में काफी थक भी गई होंगी। धुनकी जल्दी से बोली, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर ओबरॉय, एक्चुअली मुझे ये साथ वाली मार्केट ही जाना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, मैं हैंडल कर लूंगी। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। वही स्वरित उसे जाते हुए देख मुस्कुरा रहा था। कुछ सोचते हुए उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और किसी को एक मैसेज किया। कुछ देर बाद वो भी बाहर की तरफ आया और अपनी गाड़ी में बैठकर ओबरॉय पैलेस से निकल गया। कुछ देर बाद मार्केट में धुनकी प्रियांशी के लहंगे से जुड़ा सामान ले रही थी। उसने सारा सामान लिया और फिर पैसे दुकानदार को देकर दुकान से बाहर निकल गई। वो बाहर आई तो बाहर बहुत ज्यादा तेज धूप थी। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। कल पूरी रात वो ढंग से सोई नहीं और आज सुबह भी जल्दी उठ गई तो उसे थकावट सी महसूस हो रही थी। उसने वही साइड में अपनी नजरें इधर उधर घुमानी शुरू की। दूर दूर तक उसे ऑटो या कैब वाला भी कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो पैदल पैदल ही अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने लगी। अभी वो कुछ ही दूरी पर आई थी कि अचानक ही उसे लगा जैसे कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। उसने पलट कर पीछे की तरफ देखा तो सच में 3-4 लड़के जो शक्ल से ही गुंडे मवाली टाइप लग रहे थे वो उसका पीछा कर रहे थे। उसने जल्दी से अपने कदमों की स्पीड बढ़ा दी और आगे की तरफ बढ़ने लगी।
उसके चेहरे पर थोड़ा डर झलकने लगा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने कदमों की स्पीड बढ़ाई, उसका पीछा करने वाले उन लड़कों ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी और अब लगभग से वो उसके पीछे भागने लगे। उन्हें अपने पीछे भागते हुए देख धुनकी के होश उड़ गए। उसने भी भागने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया और वो नीचे जमीन पर जोर से गिरने लगी। लेकिन एक बार फिर से किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। उसने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा। इस बार उसका दिल बहुत ज्यादा जोरों से धक धक कर रहा था। एक तो खुद के पीछे वो लड़के देखकर वह डर रही थी, और ऊपर से जिस इंसान ने उसे गिरने से बचाया था उसने सिर्फ उसे अपनी बाहों में संभाल नहीं था, बल्कि उसकी कम र को कसकर पकड़ हुआ था और उसका वो उस इंसान के सीने से लगी हुई थी। एपिसोड 8, कितने घटिया लोग हो तुम। मुंबई। धुनकी अपने पीछे आती हुए मवाली गुंडे टाइप जैसे लोगों को देखकर आगे की तरफ भाग रही थी। लेकिन अचानक ही उसका पैर लड़खड़ाया और वो नीचे गिरने को हुई, पर किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। धुनकी की धड़कनें तेजी से बढ़ गई थी, क्योंकि उस शख्स ने उसे सिर्फ अपनी बाहों में संभाला नहीं था, बल्कि वो उस शख्स के लगभग से सीने से लगी हुई थी और वो उस शख्स की छुअन को पहचान सकती थी। वो कोई और नहीं बल्कि स्वरांश था। धुनकी नजरें उठाकर स्वरांश की तरफ देख रही थी और स्वरांश भी उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे तो मुझे गिरी हुई चीजें पसंद नहीं, लेकिन चलो तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हें गिरने से बचा लेता हूँ। उसकी बात सुनकर धुनकी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो उसकी मदद कर रहा था या फिर उसे टोंट मार रहा था। वो गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। धुनकी की बात सुनकर स्वरांश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, सच में तुम्हें मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर अब उसने दूसरी नजर उन गुंडों को देखा जो अभी भी धुनकी के पीछे खड़े थे। धुनकी एटीट्यूड से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद को खुद संभाल सकती हूँ। जैसे ही उसने कहा, अगले ही पल स्वरांश ने उसे जोर से धक्का दिया, तो धुनकी पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। स्वरांश भी एटीट्यूड से बोला, तो छोड़ दिया मैंने तुम्हें तुम्हारी ही औकात पर, अब संभालो खुद को। ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ हट गया और उसने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाल दिए। धुनकी उसके इस बर्ताव पर और भी ज्यादा चौंक गई। अगले ही पल उसका गला सूखने लगा जब उसने उन सभी गुंडे टाइप लड़कों को अपने करीब आते हुए देखा। वो अपने पैर पीछे की तरफ लेने लगी थी, लेकिन उसके पैरों की स्पीड से ज्यादा उन लड़कों के पैरों की स्पीड थी। वो एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अगले ही पल वापस अपनी तरफ खींच लिया। स्वरांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो तो धुनकी की मदद करना चाहता था। उसकी गाड़ी उस सड़क से गुजर रही थी और वो अपना मस्त होकर ड्राइव कर रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी नजर धुनकी पर गई, जो उन गुंडों से अपनी जान बचाकर आगे की तरफ भाग रही थी। उसे यूं भागते हुए देख पहले तो स्वरांश ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया कि वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास चला आया। लेकिन अब उसे अपने डिसीजन पर थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा था। लेकिन वो धुनकी का एटीट्यूड भी तोड़ना चाहता था, इसीलिए वहीं पर खड़ा था ताकि जब धुनकी उसकी मदद के लिए गिड़गिड़ाए और वो जाकर उसकी मदद करे और एक बार फिर से उसे उसकी औकात बताए। धुनकी का हाथ एक लड़के के हाथ में था और वो बेशर्मी से हंसते हुए उसे देख रहा था। वो लड़का तुरंत बोला, अब तुम भागकर कहाँ जाओगी? तेरा तो हीरो आया अभी तुझे बचाने के लिए, लेकिन तू तो सच में बेवकूफ निकली। पर कोई बात नहीं, हम तेरे जैसे बेवकूफ नहीं है। हम अपने हाथ आई मुर्गी को इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। ये बोलकर उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। धुनकी सीधा उसके सीने से आ लगी। उसने अपने हाथों को अपने सीने पर आगे की तरफ कर लिए थे, जिससे उसका सीना उस लड़के से न टकराए। लेकिन अब उस लड़के ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ हटाने लगा। धुनकी गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे वरना। उसकी धमकी पूरी होती उससे पहले ही दूसरा लड़का बोला, वरना क्या? अपने दूसरे हीरो को बुलाएगी? कितने हीरो हैं तेरे पास? चल, दूसरे हीरो को भी बुला ले, हम भी देखते हैं तुझे कौन बचाता है।
जब से तुझे उस दुकान में जाते हुए देखा था, तब से तुझ पर नजर टिकी थी, लेकिन तूने तो पूरा 1 घंटा इंतजार करवाया हमसे। पर अब जो तू हाथ लगी है, तो तुझे अच्छे से हाथ लगाए बिना तो नहीं जाने देंगे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी बेशर्मी तैर रही थी। उनके इरादे उनकी नजरों से ही समझ आ रहे थे। धुन की गुस्से से बोली, कितने घटिया लोग हो तुम। एक लड़का बेशर्मी से हंसते हुए बोला, वो तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये बताओ, हमारा घटियापन यहीं पर देखोगी या फिर हमारी खोली में चलकर देखोगी? वहां पर और भी अच्छे से दिखेगा तुम्हें हमारा घटियापन। ये बोलकर उसने जैसे ही धुनकी को आंख मारी, धुनकी का गुस्सा और बढ़ गया। अब उसने एक नजर स्वरांश की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी पॉकेट में हाथ डाले सामने की तरफ खड़ा था। उसे स्वरांश पर भी गुस्सा आ रहा था। बेशक से वो मदद नहीं मांग रही थी, लेकिन उसे तो उसकी मदद करनी चाहिए थी ना। स्वरांश उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग विलेन के नाम पर कलंक हो। इतने में तो एक मूवी का विलन न जाने क्या क्या कर देता है। तुम्हारे तो डायलॉग ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जल्दी से एक्शन शुरू करो। वो क्या है ना, मुझे बोरिंग ड्रामा और बोरिंग लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये बोलते हुए उसकी गहरी नजरें धुनकी पर थीं। धुनकी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम भी कम घटिया नहीं हो, मिस्टर बदतमीज। तुम भी मेरे साथ ऐसे ही बदतमीजी करते हो। स्वरांश गुस्से से बोला, तुम मेरा कंपैरिजन इन लोगों के साथ कर रही हो। धुनकी ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरे लड़के से अपने हाथ छुड़ाने लगी। उस लड़के ने उसे घुमा दिया तो धुनकी उनकी पकड़ से छूट गई और उनको घूरने लगी। उन लड़कों ने अब उसके आसपास घेरा बना लिया था। वो धुनकी की तरफ देखते हुए बोले, अब हम तेरे हीरो को अपना एक्शन दिखाएंगे। उसे बोरिंग चीजें पसंद नहीं ना। तो अब देख, हम उसे कितना मजा देते हैं और खुद भी मजा लेते हैं। ये बोलकर उसने एक बार फिर से आंख मारी और अगले ही पल उसने अपना हाथ बढ़ाकर धुनकी के सीने पर रख दिया। धुनकी ने तुरंत उसके हाथों पर अपना हाथ रखा, लेकिन उस लड़के ने एक ही पल में उसके हाथों को झटक दिया। अब उसके हाथ में धुनकी का दुपट्टा था, और स्वरांश अपनी गहरी नजरों से उस लड़के के हाथ की तरफ देख रहा था। उसके जबड़े कस चुके थे। वो लड़का जैसे ही धुनकी का दुपट्टा उसके सीने से हटाने लगा, वो खुद किसी चीज की तरह गोल घूमते हुए सीधा जमीन पर जा गिरा। दर्द से उसकी चीख निकल गई थी। धुनकी भी, जो अपना दुपट्टा छिन जाने के डर से जोर से चिल्लाई थी, हैरान रह गई। स्वरांश उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था और उसकी गुस्से से जलती हुई नजरें उन लड़कों पर थी जो अब तक धुनकी को परेशान कर रहे थे। वो लड़के भी चौंकते हुए स्वरांश की तरफ देख रहे थे, क्योंकि अब तक तो स्वरांश ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया था और अब अचानक से ही उसका इस फाइटिंग मोड में आ जाना उन्हें हैरान कर रहा था। उनमें से एक तुरंत स्वरांश की तरफ बढ़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे दोस्त को मारा। ये बोलकर वो जैसे ही उसे छूने लगा, अगले ही पल स्वरांश ने उसे भी एक ही झटके में गोल घुमाया और वो लड़का भी सीधा पहले जमीन पर गिरे हुए लड़के के ऊपर जाकर गिरा और दोनों एक साथ दर्द से चिल्लाए। स्वरांश ने अब तीसरे लड़के की तरफ देखा और बोला, तुम्हें भी हीरो बनने का शौक है क्या? वो लड़का तुरंत अपना सिर ना में हिलाकर बोला, नहीं, मैं बैट बनकर ही ठीक हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से भाग गया। बाकी दो भी जमीन पर गिरे हुए दर्द से तड़प रहे थे। स्वरांश उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया और फिर पलटकर धुनकी की तरफ देखा जो अपना दुपट्टा संभाल रही थी। स्वरांश उसके पास आया और बोला, तुम ठीक हो ना? अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक धुनकी सीधा उसके सीने से लग गई। स्वरांश एकदम हैरान रह गया कि धुनकी इस तरह से उसके सीने से लग जाएगी। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। वहीं धुनकी ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वो रोते हुए बोली, थैंक यू सो मच, मुझे उन लड़कों से बचाने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते, आपने मेरे लिए क्या किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये बोलते हुए वो अभी भी रो रही थी, और उसकी बातें सुनकर स्वरांश के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। जिस तरह से धुनकी उसके सीने से लगी हुई थी,
उसका दिल पता नहीं क्यों जोरों से धक धक करने लगा था। वहीं सामने खड़ी एक गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा एक शख्स विंडो डाउन करके स्वरांश और धुनकी की तरफ देख रहा था। उन दोनों को इतना करीब देखकर उसके चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशंस थे। उन्हें गुस्से से देखते हुए उसने गाड़ी का विंडो ऊपर किया और फिर अगले ही पल अपनी गाड़ी स्पीड से आगे बढ़ाते हुए वहां से चला गया। दूसरी तरफ धुनकी अभी भी स्वरांश के सीने से लगी हुई थी और उसने अपनी बाहें स्वरांश की पीठ पर रखी हुई थी। लेकिन अब अचानक ही वो होश में आई और स्वरांश से अलग हो गई। स्वरांश भी उसे देखे बिना अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगा। धुनकी तुरंत बोली, आई एम सॉरी। वो पता नहीं मैं ऐसे कैसे। मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपना नीचे गिरा हुआ सामान उठाकर वहां से जाने लगी। स्वरांश उसे जाते हुए देख रहा था। वहीं धुनकी की आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे और वो तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। लेकिन अचानक ही एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी, और वो गाड़ी स्वरांश की ही थी। स्वरांश ने गाड़ी का विंडो डाउन किया और धुनकी की तरफ देखने लगा, जो खुद हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। स्वरांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, गाड़ी में बैठो, मैं भी ओबरॉय पैलेस ही जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर धुनकी कुछ बोलने लगी, लेकिन उससे पहले ही स्वरांश गुस्से से बोला, मुझे फालतू की बकवास नहीं सुननी। मैंने कहा ना, गाड़ी में बैठो, या फिर एक बार फिर से तुम्हें कोई एक्शन मूवी देखनी है। धुनकी अपनी आंखों के आंसू साफ करते हुए तुरंत गाड़ी में बैठ गई। स्वरांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, सेफ्टी। उसके मुंह से सेफ्टी सुनकर धुनकी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। स्वरांश ने एक बार फिर से कहा, सेफ्टी। धुनकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्वरांश क्या बोल रहा है। अगले ही पल स्वरांश उसके ऊपर झुक गया, तो धुनकी ने जल्दी से उसके सीने पर अपने हाथ रख दिए। उन दोनों का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। धुनकी के होंठ फड़फड़ा रहे थे और स्वरांश की नजर उसके होठों पर ही थी। एपिसोड 9। अब क्या एक्सीडेंट में मरने का इरादा है। मुंबई। धुनकी और स्वरांश दोनों गाड़ी में बैठे थे और स्वरांश धुनकी के ऊपर झुका हुआ था। उसने 2-3 बार धुनकी को सेफ्टी का कहा तो धुनकी बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्वरांश उसे क्या बोल रहा है, जबकि स्वरांश का मतलब सेफ्टी से सीट बेल्ट के लिए था। अब वो खुद ही धुनकी के ऊपर झुक चुका था। जैसे ही उसने धुनकी की कमर पर अपना हाथ रखा, धुनकी एकदम से चौंक गई। उसके हाथ स्वरांश के सीने पर आ गए थे और स्वरांश की नजरें भी उसके फड़फड़ाते हुए होठों पर थी। स्वरांश ने धुनकी की कमर की तरफ से होती हुई सीट बेल्ट को निकाला और फिर उसे आगे की तरफ लाकर बंद कर दिया तो धुनकी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अब उसे समझ में आया कि स्वरांश बार बार सेफ्टी सेफ्टी क्यों बोल रहा था। वही स्वरांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, उन लड़कों से तो बच गई। अब क्या एक्सीडेंट में मरने का इरादा है। उसकी बात सुनकर धुनकी तुरंत से बोली, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बहुत सारे मकसद पूरे करने हैं मुझे। उसके मुंह से मकसद का जिक्र सुनकर स्वरांश ने उसे गहरी नजरों से देखा। धुनकी अगले ही पल हड़बड़ा कर बोली, वो मेरा मतलब है कि बहुत सारे ख्वाब देख रखे हैं मैंने, मुझे वो सारे ख्वाबों को पूरा करना है। स्वरांश अपने होठों को तिरछा करते हुए बोला, तुम्हारे ख्वाब बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगे, एकदम वाहियात। ये बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर में गाड़ी वहां से निकल गई। धुनकी कड़वी कड़वी नजरों से उसे देख रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी ओबरॉय पैलेस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले। उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकलते देखा अपनी ही बालकनी में खड़ी वसुंधरा जी के चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे। धुनकी जैसे ही अंदर की तरफ आई, वो तेज कदमों के साथ अपने रूम की तरफ चली गई। उसे शाम होने से पहले पहले प्रियांशी का लहंगा पूरा रेडी करना था। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश अभी अंदर की तरफ आ ही रहा था कि पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी, लगता है तुम मुझे इस शादी में इनवाइट करना भूल गए। उस आवाज को सुनकर स्वरांश ने पलट कर पीछे की तरफ देखा, जहां पर एक लड़की खड़ी थी।
जो तकरीबन 20-21 साल की थी और इस वक्त उसने एक येलो कलर की मिड लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। अपने खुले बालों में और न्यूड मेकअप में वो लड़की काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। हाई हील्स के साथ चलती हुई वो लड़की अंदर की तरफ आई और स्वरांश को शिकायती नजरों से देखते हुए बोली, तुम मुझे प्रियांशी की शादी के लिए इनवाइट करना भूल गए क्या? स्वरांश ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, आई एम सो सॉरी बेबस, एक्चुअली वो क्या हुआ कि मैं अपनी चीजों में इतना ज्यादा उलझ गया कि मुझे तुम्हें फोन करने का टाइम नहीं मिला। बट आई एम सो ग्लैड कि तुम बिना किसी फॉर्मेलिटी के भी यहाँ पर आई। ये बोलकर उसने अपना हाथ फैलाया तो वो लड़की उसके सीने से लग गई। वो लड़की कोई और नहीं स्वरांश की फ्रेंड वेदिका थी, जो स्वरांश की तरफ से सिर्फ उसकी फ्रेंड थी, लेकिन वेदिका के दिल में स्वरांश के लिए फीलिंग्स भी थी और वो स्वरांश के साथ शादी भी करना चाहती थी। स्वरांश लंदन में रहता था, लेकिन जब भी वो इंडिया आता था तो वेदिका से जरूर मिलता था। वेदिका मुस्कुराते हुए स्वरांश को देख रही थी। तभी वसुंधरा जी वहां पर आई और बोली, अपने स्टैंडर्ड के लड़के लड़कियों के साथ दोस्ती हो तो अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाला भिखारी के लेवल का हो तो हाथ दोस्ती के लिए नहीं, भीख देने के लिए बढ़ाया जाता है। उनकी बात सुनकर वेदिका हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उसे लगा ये सारी बातें वसुंधरा जी उसके लिए बोल रही है, लेकिन वो तो बिल्कुल स्वरांश के स्टैंडर्ड की थी। उसके दादा का अच्छा खासा बिजनेस था। वो तुरंत बोली, ये सब आप मेरे लिए बोल रही है क्या आंटी जी? वसुंधरा जी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना, स्टैंडर्ड वाले लोगों के बीच दोस्ती होती है और तुम दोनों की दोस्ती से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्वरांश को समझ आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, है ना स्वरांश? स्वरांश ने एक गहरी सांस ली और बोला, डोंट वरी मासी माँ, मैं जानता हूँ आप किस बारे में बात कर रही हैं और फिक्र मत कीजिए। वो लड़की मेरी दोस्त नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। मैं खुद गिरे हुए लोगों की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाता। ये बोलकर स्वरांश हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चला गया। स्वरांश की बातों से अब वेदिका इतना तो समझ रही थी कि ये बातें कंफर्म उसके लिए तो नहीं हो रही थी। स्वरांश के जाने के बाद वसुंधरा जी ने वेदिका का हाथ अपने हाथ में थामा और बोली, तुम आई, हमें बहुत अच्छा लगा। हम जानते हैं तुम स्वरांश से प्यार करती हो। अच्छा होगा अब तुम स्वरांश को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो। जवान लड़के अगर कंट्रोल में रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। जरा सा भी कंट्रोल छूटा तो प्रॉब्लम आ जाती है। उनकी बात सुनकर वेदिका बस हल्का सा मुस्कुराई। वो लड़की कौन है जो वसुंधरा जी की आंखों में चुभ रही है? ये वो जानना तो चाहती थी, लेकिन वसुंधरा जी के मुंह से कुछ निकलवाना इतना आसान कहा था। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, एक दिन स्वरांश मेरा ही होगा। बेशक से कोई भी उसके आसपास आए, लेकिन कोई वेदिका की जगह नहीं ले सकता। वसुंधरा जी मुस्कुराए और बोली, हम तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खुलवाते हैं। ये बोलकर उन्होंने एक सर्वेंट की तरफ देखा और फिर उसे वेदिका के साथ ऊपर की तरफ भेज दिया। वेदिका अभी अपने रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, तुम ऊपर चलो, मैं आता हूँ। वो सर्वेंट अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से ऊपर चली गई और वेदिका फोन पर अपने दादाजी से बात करने लगी। वो उन्हें बता रही थी कि वो ओबरॉय पैलेस पहुंच चुकी है। कुछ देर बाद वो ऊपर आई और अपने रूम में अंदर की तरफ चली गई, लेकिन तभी वो हैरान हुई क्योंकि सामने ही बेड पर एक लड़की बैठी थी, जिसने सब कुछ फैला कर रखा हुआ था। वो लड़की कोई और नहीं धुनकी थी, जिसने बेड पर प्रियांशी का लहंगा फैलाया हुआ था और आसपास और भी बहुत सारी चीज बिखरी हुई थी। वेदिका गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? और ऐसे मेरे रूम में क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। धुनकी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अब तो वो पूरा कंफर्म थी कि वो किसी के रूम में नहीं बल्कि इस रूम में है जो उसे रहने के लिए दिया गया है। वो अपनी जगह से उठी और वेदिका के पास आकर बोली, आपका रूम? मैं कुछ समझी नहीं। वेदिका ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा और बोली, एक मिनट, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन?
तुम्हारे कपड़ों से साफ पता चल रहा है कि तुम ओबरॉय मैंशन के लोगों की रिश्तेदार तो हो नहीं। इतने सस्ते कपड़े तो उनके नौकर भी नहीं पहनते हैं। रिश्तेदार होते तो पहनना दूर की बात, और दूसरी बात, तुम यहाँ कर क्या रही हो? धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मुझे नहीं पता था कि आजकल लोगों की पहचान उनके कपड़ों से होती है। खैर, अगर मेरी हो रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे कपड़े मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन तुम्हारे कपड़ों को देखकर लग रहा है कि तुम्हारी पहचान भगवान ने आधी छोड़ दी। मेरा मतलब है, काफी छोटी है तुम्हारी पहचान। उसकी बात सुनकर वेदिका का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो गरजते हुई बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये बोलते हुए वो अपने जबड़े कसते हुए धुनकी के ऊपर झुक रही थी। तभी एक सर्वेंट ने दरवाजा नॉक किया और बोली, वेदिका मेम साहब, आपका रूम ये नहीं है। ये रूम तो धुनकी दीदी का है। आपका रूम इसके सामने वाला है। उस सर्वेंट की बात सुनकर धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और वेदिका की तरफ देखते हुए बोली, दूसरों की पहचान बताने वाली अपना ही रूम भूल गई। कोई बात नहीं, कई बार लोग दूसरों को ज्ञान देते देते खुद पर फोकस करना ही भूल जाते हैं। अब अपना कमरा और अपनी छोटी पहचान याद रखना। वेदिका गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए बोली, वेदिका चौहान से पंगा लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये रूम बेशक से मेरा नहीं, लेकिन तुम जो कोई भी हो, अगर तुम्हें ओबरॉय पैलेस से धक्के मारकर बाहर नहीं निकला तो मैं भी वेदिका चौहान नहीं। धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मुझे ओबरॉय पैलेस में रहने का शौक ही नहीं तो तुम मुझे धक्के मारकर बाहर क्या ही निकालोगी? मैं यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। अपना काम खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद ये ओबरॉय पैलेस तुम्हें ही मुबारक। ये बोलकर धुनकी वापस बेड की तरफ आ गई और अपना काम करने लगी। वेदिका अभी भी गुस्से से कांपते हुए उसकी तरफ देख रही थी। धुनकी ने बिना नजरे उसकी तरफ उठाए ही कहा, प्लीज, तुम यहाँ से जा सकती हो। एक्चुअली मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। वेदिका गुस्से से मुठिया कसते हुए वहां से चली गई और जाते जाते दरवाजा भी पटक गई। उसके जाने के बाद धुनकी ने एक गहरी सांस ली और बोली, ना जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं इस ओबरॉय पैलेस में। सबके सब दिमाग से पैदल। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। अब उसने एक बार फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया था। वही वेदिका अपने रूम में आई और आकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसकी नजर अपनी ड्रेस पर थी। वो गुस्से से जबड़े कसते हुए बोली, छोड़ूंगी नहीं मैं उस लड़की को। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने अपनी जुबान खोलने की। वेदिका चौहान हूँ मैं, जो लोगों की जुबान पर ताला लगाना बहुत अच्छे से जानती है, और तुम्हारी जुबान पर तो मैं ऐसा ताला लगाऊंगी कि तुम पूरी उम्र नहीं खोल पाओगी। अब मुझे समझ में आया कि वसुंधरा आंटी किस लड़की के बारे में बात कर रही थी। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तुम्हारा ये घमंड कैसे तोड़ती हूँ। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश अपने रूम में जा रहा था कि तभी उसकी नजर धुनकी पर गई। दरवाजा खुला होने की वजह से उसे वो साफ दिखाई दे रही थी। पूरी तरह से काम में मगन धुनकी ने अपना चेहरा भी पेंट से रंग लिया था। वो यान्शी के लहंगे पर कुछ रंग लगा रही थी। उसे यूं देखते हुए स्वरांश की नजरें उस पर टिक चुकी थी और अब वो उसके करीब बढ़ाने लगा। एपिसोड 10, शेम ऑन यू। सच्चाई। ओबरॉय पैलेस। धुनकी अपने काम में लगी हुई थी। उसके पूरे चेहरे पर पेंट लगा हुआ था क्योंकि वो प्रियांशी का लहंगा ठीक कर रही थी। तभी स्वरांश की नजरें उस पर गई और वो एक पल के लिए उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो अब धीमे धीमे कदमों से अंदर की तरफ आया और बेड पर रखे हुए लहंगे की तरफ देखते हुए बोला, ये तो प्रियांशी का लहंगा है ना? धुनकी ने एक नजर उसकी तरफ देखा और बोली, अगर तुम जानते ही हो तो पूछ क्यों रहे हो? स्वरांश गुस्से से बोला, वो तो मुझे पता है ये प्रियांशी का लहंगा, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और तुम इसके साथ ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रही हो? तुम जानती भी हो ये एक डिजाइनर लहंगा है और तुमने इसका क्या हाल कर दिया है? धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, नहीं, ये सब मैं टाइम पास के लिए कर रही हूँ। वो क्या है ना, थोड़ी देर पहले मैं सो रही थी,
मैं उठी और फिर मैंने सोचा कि कुछ भयंकर करती हूँ, तो मैं जाकर प्रियांशी का लहंगा ले आई और फिर उसका कबाड़ा करने लगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? स्वरांश दांत पीसते हुए बोला। तुम ढंग से बात नहीं कर सकती हो क्या? धुनकी तुरंत बोली। जिस दिन तुम ढंग का सवाल करोगे उस दिन मैं ढंग का जवाब जरूर दूंगी। स्वरांश अब एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे नहीं पता तुम इसके साथ कर क्या रही हो, लेकिन आज मेरी बहन की एंगेजमेंट पार्टी है और ये उसका एंगेजमेंट आउटफिट। अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा। धुनकी उसे रोकते हुए बोली, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन प्रियांशी ने बहुत यकीन के साथ अपने इस लहंगे को मुझे सौंपा है, ये सोचकर कि मैं इसे पहले से बेहतर बनाऊंगी, तो यकीनन मैं उसके यकीन को टूटने नहीं दूंगी। और रही बात तुम्हारी धमकी की, तो ना मैं तुमसे डरती हूँ स्वरांश ओबरॉय, और ना ही तुम्हारी धमकियों से। उसकी बात सुनकर स्वरांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, अगर ये लहंगा खराब हुआ तो डर क्या होता है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता चलेगा। इतना कहकर स्वरांश अब तुरंत वहां से चला गया और प्रियांशी एक गहरी सांस लेकर वापस अपने काम में लग गई। तकरीबन 3-4 घंटे उसने उस लहंगे पर लगाए और जब आखिर में वो लहंगा रेडी हुआ तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर रही थी। उसने सच में उस लहंगे को एक अलग ही लुक दे दी थी और उस लुक की वजह से वो लहंगा बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा मॉडर्न भी लग रहा था, जबकि इससे पहले वो लहंगा एकदम टिपिकल लहंगे की तरह लग रहा था जो थोड़ा ओल्ड फैशन था। प्रियांशी उसके रूम में आई और जैसे ही उसकी नजर अपने लहंगे पर गई, वो हैरान रह गई। वो तुरंत लहंगे को अपने हाथों में लेकर बोली, ओह गॉड धुनकी, तुमने तो बिल्कुल इसे मेरा ड्रीम आउटफिट बना दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये लहंगा इतना ज्यादा खूबसूरत भी बन सकता है। ये तो पहचान में भी नहीं आ रहा। धुनकी मुस्कुराते हुए बोली, जो ख्वाबों को सच कर दे उसी का नाम तो है धुनकी। प्रियांशी हंसी और बोली, कुछ तो है तुम में जो बेहद खास है। खैर तुम अब ये लहंगा मुझे दे दो। अभी वो बोल ही रही थी कि धुनकी ने उसके हाथों से वो लहंगा लिया और बोली, नहीं अभी नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। तुम जाकर रेडी हो जाओ, तब तक मैं ये लहंगा तुम तक पहुंचा दूंगी। प्रियांशी जल्दी से बोली, पक्का ना? क्योंकि एंगेजमेंट में अब सिर्फ 1 घंटा रह गया और इतना टाइम तो मुझे मेकअप में भी लग जाएगा। धुनकी मुस्कुराए और बोली, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? प्रियांशी ने जल्दी से अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अगले ही पल वहां से चली गई। धुनकी ने उस लहंगे को साइड में रखा और खुद वॉशरूम में चली गई, क्योंकि अभी उसे थोड़ा सा उस लहंगे पर काम करना था, लेकिन फिलहाल उसे वॉशरूम भी जाना था। वही उसके वॉशरूम में जाते ही एक साया अंदर की तरफ आया और अगले ही पल उसने उस लहंगे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब कुटिल मुस्कुराहट आ गई और दूसरे ही पल उसकी नजर अब बिस्तर पर पड़े हुए कलर्स के छोटे छोटे बॉटल्स पर गई। उसने एक बोतल को उठाया और उसे पूरा उस लहंगे पर उड़ेल दिया, जिससे उस लहंगे का डिजाइन पूरा बिगड़ चुका था। वो साया एक बार फिर से शातिर मुस्कुराहट के साथ उस लहंगे को देखने लगा और बोला, बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर धुनकी। सॉरी, लेकिन तुम्हारा गुरूर तो मैंने पूरा खराब कर दिया। ये बोलकर उसके चेहरे की वो शातिर मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। जैसे ही उसे वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई, उसने तुरंत उस लहंगे को वहीं पर छोड़ा और जल्दी से रूम से बाहर चला गया। वो साया अब रूम से बाहर आकर कहाँ गायब हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ धुनकी वॉशरूम से बाहर आई और उस लहंगे की तरफ आई। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई जब उसने उसे लहंगे को पूरा स्पॉइल होते हुए देखा। वो एकदम शॉक रह गई। अभी वो उस लहंगे को पूरी तरह से ठीक छोड़कर गई थी, लेकिन अब उसका हुलिया ही बिगड़ चुका था। उसे देखते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई और वो जल्दी से उस लहंगे को अपने हाथों में लेकर बोली, ये किसने किया? किसी किसी ने इस लहंगे को पूरा खराब कर दिया। पर किसने? ये पेंट के कलर इस पर खुद से नहीं आ सकते। जरूर ये किसी की सोची समझी साजिश। ये बोलते हुए वो अचानक से रुक गई। जब उसे स्वरांश की बातें याद आई, स्वरांश ने उसे धमकी दी थी और अपनी धमकी को पूरा करने के लिए वो इस तरह का कुछ करेगा, उसने सोचा भी नहीं था। वो रोते हुए बोली, कितने घटिया इंसान हो तुम स्वरांश ओबरॉय।
अपने इरादों को, अपने घटिया इरादों को पूरा करने के लिए तुमने अपनी बहन के बारे में भी नहीं सोचा। तुमने उसकी एंगेजमेंट का आउटफिट खराब कर दिया। शेम ऑन यू। पर तुम जैसे घटिया इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पर अगर तुम्हें लगता है कि ये सब चीजें करके तुम मुझे डरा धमका सकते हो तो तुम बहुत गलत हो। धुन की तुम जैसे लोगों से डरने वालों में से नहीं है। इस लहंगे को तो मैं ठीक करके ही रहूंगी। ये बोलकर उसने तुरंत उस लहंगे को वापस बिस्तर पर रखा और सोचने लगी कि आखिर वो उसे ठीक करे तो करे कैसे। वही दरवाजे के बाहर खड़ा एक साया धुनकी की तरफ देख रहा था और उसे हड़बड़ाहट में देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। अब वो एक बार फिर से तुरंत वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद पार्टी में सब लोग शामिल हो चुके थे। आज प्रियांशी की एंगेजमेंट पार्टी थी और उसकी एंगेजमेंट मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन यशवर्धन सिंह रायजादा के बेटे आर्यन रायजादा के साथ हो रही थी। स्वरांश और स्वरित दोनों एंगेजमेंट पार्टी में शामिल हो चुके थे और अब मेहमानों को बेसब्री से प्रियांशी का इंतजार था। एंगेजमेंट का भी मुहूर्त हो चुका था। स्वरित की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी जहां से प्रियांशी आने वाली थी, लेकिन प्रियांशी अकेली नहीं बल्कि धुनकी भी उनके साथ आने वाली थी। धुनकी का इंतजार उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ वेदिका और स्वरांश दोनों इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने थे और उनके हाथों में जूस के गिलास थे। वेदिका ने एक नजर पूरी डेकोरेशन की तरफ देखा और फिर स्वरांश की तरफ देखकर बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उस मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहन की शादी का इवेंट ऑर्गेनाइजर बनाकर गलती कर दी। आई डोंट थिंक सो। उसने कभी इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए होंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हें उस पर इतना ट्रस्ट करना चाहिए था। स्वरांश कुछ सोचते हुए बोला, ट्रस्ट तो मुझे उस पर बिल्कुल भी नहीं, पर कुछ लोगों को उस पर ट्रस्ट है, लेकिन आज उनका ट्रस्ट टूट जाएगा। आई नो मेरी बहन को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन शायद ये जरूरी है। ये बोलते हुए उसके दिमाग में प्रियांशी के लहंगे का ख्याल चल रहा था। उसके चेहरे पर हल्की डेविल स्माइल थी। तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई, जहां से धुनकी प्रियांशी को लेकर बाहर की तरफ आई। अगले ही पल उसकी आंखें हैरत में फैल गई। प्रियांशी ने वही लहंगा पहना हुआ था जो उसने धुनकी को रेडी करने के लिए दिया था, और वो लहंगा पूरी तरह से कलर से खराब हो चुका था, लेकिन अब उसकी लुक और भी ज्यादा बदल चुकी थी और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। पहले वो लहंगा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अब तो जैसे उसमें चार चांद लग चुके थे। कलर की वजह से उसका डिजाइन बेशक से खराब हो गया था, लेकिन धुनकी के हाथों में सच में जादू था। उसने उसे लहंगे की एकदम काया ही पलट कर रख दी थी। उसकी आंखें इतनी बड़ी देखकर वेदिका ने भी पलट कर दरवाजे की तरफ देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी अब एकदम से चेंज हो गए। जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखने की उम्मीद उसे नहीं थी। धुनकी मुस्कुराते हुए प्रियांशी को आगे की तरफ लेकर आई और फिर उसे स्टेज की तरफ बढ़ा दिया। स्टेज पर आकर प्रियांशी आर्यन के सामने खड़ी हो गई थी और सगाई की रस्म शुरू होने लगी थी। धुनकी मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ हट गई। तभी अचानक से एक लड़के ने आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, आपको बाहर कोई बुला रहा है। धुनकी ने हैरानी से पूछा, मुझे? उसे लड़के ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। धुनकी हैरान हुई क्योंकि वो तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं थी, तो भला उसे कोई क्यों बुलाएगी, लेकिन शायद हो सकता है किसी को कोई जरूरी काम हो। ये सोचकर वो बाहर की तरफ आ गई। बाहर आकर वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी, एक लड़का जिसकी आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वो वही लड़का था जिसने आज उसके साथ मार्केट में बदतमीजी की थी, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, और उसके साथ उसके बाकी के दोस्त भी थे। वो वहीं खड़े एक आदमी से बोल रहे थे, अरे हमें मिस्टर ओबरॉय से मिलना है, हमने उनका काम किया है, हमें उनसे पैसे लेने हैं। उन्होंने कहा था कि ओबरॉय पैलेस आके उनसे पैसे ले लूं। आप ऐसे कैसे हमें उनसे नहीं मिलने देंगे? आप बुलाए उन्हें, हम भी देखते हैं वो हमें हमारे पैसे कैसे नहीं देते हैं। वो आदमी तुरंत बोला, आपको जो पैसे लेने हैं आप ले लीजिएगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, कल सुबह।
अभी यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो लड़के बोले, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं। हमें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। उस लड़के की बात सुनते हुए वो आदमी कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी उसने अपने कानों में लगे हुए ब्लूटूथ पर फिंगर रखी और बोला, ओके बस ठीक है। ये बोलकर उसने अपनी पॉकेट से नोटों का बंडल निकाला और उन लड़कों की तरफ बढ़कर कहा, ये रहे तुम्हारे बाकी के पैसे। एडवांस पैसे तुम्हें पहले ही दे दिए गए थे, तो अब तुम्हारा हिसाब पूरा हुआ। अब दफा हो जाओ यहाँ से। वो पैसे लेकर वो लड़के तुरंत वहां से चले गए और वो आदमी भी अब अंदर की तरफ चला गया। धुन की एकदम शॉक्ड रह गई। मतलब किसी ने जानबूझकर उस पर अटैक करवाया था, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ओबरॉय। धुनकी के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया था। वो धीरे से बोली, स्वरांश ओबरॉय। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।